नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। कुपवाड़ा के आर्मी कैंप पर आतंकी हमला, जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर, एक कैप्टन समेत 3 जवान शहीद, गोलीबारी जारी। पाकिस्तान का कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद देने से 16वीं बार इनकार, सजा रद्द करने की मां की अर्जी भी खारिज। समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने गुजरात तट के पास से पकड़े 23 भारतीय मछुआरे। योगी सरकार ने किया भारी प्रशासनिक फेरबदल, 84 IAS और 54 IPS अधिकारियों का तबादला, लखनऊ समेत 38 जिलों के बदले गए DM। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पेश की महत्वाकांक्षी कर सुधार योजना, कॉर्पोरेट टैक्स और व्यक्तिगत टैक्स में भारी कटौती, कई तरह के टैक्स खत्म करने का प्रस्ताव। और एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का मिला जुला प्रदर्शन, प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची PV सिंधु और अजय जयराम, साइना नेहवाल टूर्नामेंट से बाहर। और पहली खबर जो आ रही है वो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से है, जहां पंजगाम के आर्मी कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। आत्मघाती हमले की जवाबी कार्रवाई में सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। आज तड़के पंजगाम के सैन्य शिविर पर इस फिदायीन हमले के बाद सेना ने मुस्तैदी दिखाते हुए 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। हमले में सेना के कैप्टन समेत 3 जवान भी शहीद हो गए हैं। सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं और दोनों तरफ से गोलीबारी अभी भी जारी है। इस बीच PTI के मुताबिक अलगाववादी नेता आयशा अंद्राबी को गिरफ्तार किया गया है। और स्थानीय पत्रकार हम शक्ति शर्मा का रुख करेंगे, ज्यादा जानकारी हम उनसे लेंगे। शक्ति, कहा जा रहा है जो खबर आ रही है गोलीबारी अब भी जारी है, 2 आतंकवादी ढेर हुए हैं, 3 जवान भी शहीद हुए हैं। ज्यादा अपडेट क्या है? क्या अभी भी गोलीबारी चल रही है? कितने आतंकी हो सकते हैं फिलहाल? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम बात करें इस आतंकी हमले की, तो सुबह तड़के ये आतंकी हमला हुआ। तो ये मैं बताता चलूं कि ये सीमावर्ती इलाका जो है कुपवाड़ा का पंजग्राम, ये बिल्कुल सीमा के 5 किलोमीटर के इलाके में ये कैंप है और मुजफ्फराबाद जो है इलाका पाकिस्तान का इसके साथ लगता है। और अक्सर मौसम जब खुलता है और गर्मियों के मौसम में आतंकियों की ये कोशिश रहती है कि वो घुसपैठ करें और उसी का फायदा उठाकर मौसम का इन्होंने ये घुसपैठ की है। और सुबह जब ये फायरिंग हुई तो मेन गेट पे सबसे पहले जो है अटैक जो है उनकी तरफ से किया गया। उसके बाद आतंकी जो है वो वहां से अंदर घुसे, लेकिन सेना का ये मानना है कि हमने उन्हें अंदर घुसने से पहले ही ढेर कर दिया। हालांकि गोलाबारी इस इलाके में चल रही है, लेकिन सेना के आला अधिकारियों से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये हम सर्च ऑपरेशन का एक हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जब सर्च करते हैं इस तरह की गोलाबारी हमारी तरफ से होती है, लेकिन जवाबी कार्रवाई वो सेना का ये मानना है कि अभी तक नहीं हो रही है उस तरफ से। लेकिन गोलाबारी उस पूरे कैंप के अंदर और बाहर चल रही है, पूरी तरह से तलाशी अभियान वहां पर चल रहा है। सेना के 3 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं, एक कैप्टन, एक जेसी और एक जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं, 5 जो है बुरी तरह से घायल हैं। लेकिन इस पूरे इलाके में जो है वो कार्डन अभी तक लगाया गया है। 2 आतंकी, सेना का मानना है कि उन्होंने अंदर घुसते ही वहां पर उनको ढेर कर दिया। ये आर्टिलरी वहां पर है और अम्युनिशन जो है वो कैंप है, वहां पर अम्युनिशन जो है वो रखा हुआ है सेना का इस पूरे इलाके में। और आतंकियों की ये कोशिश थी कि इस कैंप के अंदर घुसा जाए और पूरे असला को वहां पर बर्बाद किया जाए, लेकिन वो कोशिश में कामयाब नहीं हुए। हालांकि 3 जवान हमारे शहीद हो गए हैं और अभी पूरे इलाके में सर्च जो है वो चल रही है। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं सर्च ऑपरेशन जारी है और मुठभेड़ भी अभी चल रही है। ये जो कैंप है, क्या शक्ति ये बिल्कुल सीमा से सटा हुआ कैंप है ये कहा जा रहा है? और ये भी जानकारी क्या आ रही है कि यहाँ तोपखाना भी है? और जिस तरह का ट्रेंड हम देख रहे हैं, सुबह 4 बजे हमला हुआ, आजकल तड़के सुबह आतंकवादी हमला कर रहे हैं, किस तरह की रणनीति है फिलहाल सर्च ऑपरेशन के दौरान?
बिल्कुल, ये अगर बात करें तो 2016 में जो उड़ी हमला हुआ था 18 सितंबर 2016 में, वो भी इसी तरह का एक हमला था। उड़ी भी बिल्कुल सीमा के पास का इलाका था, वहां का आर्मी का कैंप था, जब आतंकियों ने उस वक्त जो है सुबह घुस के वहां पर हमारे 19 जवानों को शहीद कर दिया था। तो ये उसी की तर्ज पर एक मंसूबा था आतंकियों का कि उसी की तरह हम ज्यादा नुकसान जो है वो भारतीय सेना का करें। और ये भी 5 किलोमीटर महज दूर है, और मुजफ्फराबाद का, जैसे मैंने पहले बताया कि इलाका पाकिस्तान का पड़ता है, और वहां से भी आसान होता है उनको यहाँ अंदर घुसना, हमारी सरहद में आना, हमारी सीमा में दाखिल होना उनके लिए आसान था। तो उन्होंने ये मंसूबा बनाया था कि इस बार भी वो बड़े मंसूबे को कामयाब करेंगे और काफी नुकसान जो है भारतीय सेना का करेंगे। लेकिन उस हद तक वो कामयाब नहीं हुए। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उनको पहले से ही सूचना थी कि अभी तक 150 आतंकी जो है वो सीमा पार बैठे हुए हैं, कभी भी वो हमारी सरहद में दाखिल हो सकते हैं, हमारी सीमा को पार कर सकते हैं। तो ये सूचना काफी देर से थी, तो पहले से सख्त थी हमारी एजेंसीज, जिससे ये एक बड़ा नुकसान नहीं हो पाया। हालांकि 3 जवान हमारे वो 3 जवान शहीद हुए। 2 आतंकवादियों को भी सेना ने मार गिराया है। सेना के कैंप पर सुबह तड़के 4 बजे यह हमला हुआ। सर्च ऑपरेशन जारी है और खबर ऐसी भी है कि मुठभेड़ चल रही है और तमाम आतंकवादियों की तलाश की जा रही है सर्च ऑपरेशन के दौरान। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शक्ति शर्मा इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और इस खबर के बाद आइए कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। कुलभूषण जाधव को फांसी के मामले में पाकिस्तान का अड़ियल रवैया बरकरार है। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद देने से इनकार कर दिया। भारत ने 16वीं बार कुलभूषण से मिलने की मांग की थी। पाकिस्तान ने इस बार कुलभूषण जाधव की बुजुर्ग मां की याचिका को भी खारिज कर दिया। जाधव की मां ने कल भारतीय उच्चायोग की मदद से कुलभूषण जाधव की सजा रद्द करने और उन्हें रिहा करने की अपील दायर की थी। अपील पत्र इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबावले ने पाकिस्तान के विदेश सचिव तहमीना जंजुआ को सौंपा था। उनकी मां ने भी पाकिस्तान जाने के लिए वीजा मांगा था। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के पाकिस्तान उच्चायोग में आवेदन किया था। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आतंकवाद को खतरनाक रूप में बार बार पैदा किया जा रहा है। उन्होंने मॉस्को में एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में यह बात कही। रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ देश आतंकवादियों को समर्थन देने का अवसरवादी खेल खेलने में लगे हैं। उन्होंने इन देशों को कठोरता से रोकने पर जोर दिया और इसके लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने की बात कही। अरुण जेटली के मुताबिक सभी शांतिप्रिय देशों के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। आतंकवादी खतरों से पार पाने के लिए रक्षा मंत्री ने बड़ी ताकतों के बीच समन्वय की बात कही। इसके लिए उन्होंने खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान पर जोर दिया। सम्मेलन में 80 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। Seen as we work to eliminate the breeding grounds of terrorism in West Asia, the dangers of such elements returning to their home countries has become a major challenge. We need to encourage closer information exchanges and intelligence cooperation to address this threat. We should also resolutely resist opportunistic efforts by some states to support terrorist proxies by training, funding, or providing safe havens to such groups for their limited objectives. और इन सब के बीच पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने बुधवार को 23 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी 4 नौकाएं भी जब्त कर ली। इन्हें गुजरात के जखाऊ तट के नजदीक से पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक ये मछुआरे कुछ दिन पहले पोरबंदर से रवाना हुए थे। मछुआरों को कराची ले जाया गया। बीते 9 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास पाकिस्तानी एजेंसी की एक नौका पलट गई थी। इसमें सवार पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी के 4 कमांडो डूब गए थे, जबकि 2 कमांडो को भारतीय मछुआरों ने बचा लिया था। ये कमांडो भारतीय मछुआरों को पकड़ने की कोशिश करते वक्त डूबे थे। भारतीय मछुआरों की मदद के चलते बाद में मछुआरों को रिहा कर दिया गया था। वहीं भारत और श्रीलंका ने कल आर्थिक सहयोग के अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के बीच दिल्ली में बातचीत के बाद यह समझौता हुआ। इसमें संयुक्त परियोजनाओं के निर्माण की बात है। इसके तहत श्रीलंका के तमिल बहुल त्रिंकोमाली में एक तेल शोधन कारखाना भी लगाया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तृत बातचीत हुई। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे 5 दिनों की भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री से अलग अलग मुलाकात की। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव राय भटनागर को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले के 2 दिन बाद सरकार ने यह फैसला लिया।
सीआरपीएफ के महानिदेशक का पद करीब 2 महीने से खाली था। भटनागर उत्तर प्रदेश कैडर के 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक पद पर तैनात हैं। इससे पहले कल नक्सल समस्या पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली में अहम बैठक हुई। इसमें देश में बढ़ रहे नक्सली हमलों से निपटने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। गृहमंत्री ने हमले के पीछे की वजहों और नक्सलियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि इस इलाके में और ज़्यादा आक्रामक नक्सल अभियान, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस चलाए जाने की आवश्यकता है और वही समय की पुकार है। एआईएडीएमके के दोनों धड़ों में विलय की कोशिशें तेज हो गई हैं। पार्टी मुख्यालय से कल शशिकला के पोस्टर हटा दिए गए। पनीरसेल्वम गुट ने इसका स्वागत किया है। वहीं एआईएडीएमके अम्मा गुट के उप महासचिव टीटीवी दिनाकरन को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। चेन्नई में अन्नाद्रमुक मुख्यालय से बुधवार को पार्टी महासचिव वी.के. शशिकला के पोस्टर और बैनर हटा दिए गए। मुख्यालय में अब सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के बैनर हैं। पार्टी के दोनों धड़ों के बीच विलय की चर्चा के बीच ये काम हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के गुट ने विलय से पहले महासचिव वी.के. शशिकला और उप महासचिव टीटीवी दिनाकरन को हटाने की मांग की है। That some of the steps that they've taken, we are very happy with, especially removing the posters of Shashikala. We are very happy. Regarding the negotiations per se, there is no specific decision taken as to when we will go. Okay. अन्नाद्रमुक अम्मा गुट ने कहा कि पोस्टर हटाने का पनीरसेल्वम गुट की मांग से लेना देना नहीं है। पार्टी ने कहा कि पोस्टर हटाने का फैसला पहले ही लिया गया था और उसे अब लागू किया गया है। दोनों गुटों ने वार्ता के लिए एक दूसरे से भी संपर्क किया है। इस बीच दिनाकरन को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि जांच के लिए दिनाकरन को चेन्नई समेत दूसरी जगहों पर ले जाना जरूरी है। I argued that the arrest was totally unwarranted. It is contrary to the judgment of the Supreme Court, and the police custody remand is contrary to the Delhi High Court rules, which specifically says that police custody remand is an exception. It should not be given. श्री दिनाकरन के ऊपर चार्जेस हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ब्राइब करने के लिए, रिश्वत देने के लिए अनडिस्क्लोज सोर्सेज द्वारा मनी इलीगल चैनल से चेन्नई से दिल्ली भेजा। दिनाकरन को 4 दिन की पूछताछ के बाद बीती रात गिरफ्तार किया गया था। उन पर पार्टी का निशान बचाने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को घूस देने की कोशिश का आरोप है। दिनाकरन के साथ उनके दोस्त मल्लिका अर्जुन को भी गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच दिल्ली पुलिस चुनाव चिन्ह मामले में पुलिस हिरासत में भेजे गए दिनाकरन और दूसरे आरोपी को भी ज्यादा पूछताछ के लिए चेन्नई लेकर जा रही है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल करके हैट्रिक मारी है। 270 सीटों में से बीजेपी को 181 सीटें मिली हैं। उसका नए उम्मीदवार उतारने का फैसला कामयाब रहा। बीजेपी ने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी को हार की वजह बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ने की पेशकश की है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत के लिए दिल्ली वासियों का आभार जताया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को दिया है। स्पष्ट संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बहानेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी, सकारात्मक तरीके से विकास के रास्ते पर सबको साथ लेके चलने वाली राजनीति चलेगी। और दिल्ली की जनता ने मोदी जी की 3 साल की जो कामकाज है सरकार का, उस पर एक प्रकार से मोहर लगाया है। सुकमा में शहीद हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों और उनकी फैमिली के लिए हम इसको समर्पित करते हैं। नगर निगम की 270 सीटों में से बीजेपी को 2/3 बहुमत मिला है। तीनों नगर निगम में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बड़े अंतर से मात देकर
सत्ता में वापसी कर ली है। दिल्ली में सत्ता पर काबिज और पहली बार निगम चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही, वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। आम आदमी पार्टी अपनी हार का ठीकरा ईवीएम मशीन पर फोड़ रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने विधायक पद से इस्तीफे की पेशकश की है। ये अगर डिफरेंस 2-4 सीट का होता तो मान लेते कि हाँ ठीक है, पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। कांग्रेस इस चुनाव में दिल्ली में अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश में थी, वो तीसरे नंबर पर गई। पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन और दिल्ली के प्रभारी पीसी चाको ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने पार्टी के प्रचार के तरीकों पर सवाल उठाए हैं कि जिस तरह से कांग्रेस को निकल कर आना चाहिए था, एक अग्रेसिव कैंपेन करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। जो मेरी उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई, लिहाजा मैंने तय किया है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा और मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि 1 वर्ष लगातार मैं कम से कम 1 वर्ष मैं और कोई पद पार्टी में नहीं लूंगा। तीनों नगर निगमों के लिए मतदान बीते रविवार को हुए थे। इसमें 54% मतदान हुआ था। मतदान 3 नगर निगमों के 270 वार्डों के लिए कराए गए थे। 2 वार्ड में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के निधन के कारण चुनाव टाल दिया गया है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने उसके 2 साल के काम का रेफरेंडम पेश किया तो कांग्रेस अपने आपसी झगड़ों में ही उलझती रह गई और बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए नए उम्मीदवारों पर दांव खेलना कामयाब रहा और वो निगम की सत्ता पर तीसरी बार काबिज हो गई। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। एमसीडी चुनाव के आए नतीजों में वोट प्रतिशत पर नजर डालें तो यहां कांग्रेस ने वापसी की है, जबकि आम आदमी पार्टी का जनाधार घटा है। वहीं बीजेपी ने अपने वोट बैंक में बढ़त बनाई है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस को 2015 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार करीब 12% ज्यादा वोट मिले हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 9.7% था, जो एमसीडी चुनाव में बढ़कर 21.28% हो गया। नतीजों में दूसरे नंबर पर रही आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत विधानसभा चुनाव के मुकाबले आधा ही रह गया है। विधानसभा चुनाव में पार्टी को 54.3% वोट मिले थे, लेकिन इस बार एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में करीब 26% की गिरावट आई है। वहीं चुनाव में 270 सीटों में से 181 सीट जीतने वाली बीजेपी का वोट प्रतिशत 5% तक बढ़ा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को तकरीबन 32.2% वोट मिले थे। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने बड़ी संख्या में अधिकारियों के तबादले का निर्देश दिया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को नए सिरे से दुरुस्त बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव कर रही है। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने एक साथ 84 IAS और 54 IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। कई जिलों के DM और पुलिस प्रमुख भी बदले गए हैं। प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिव स्तर पर भी फेरबदल हुआ है। नागरिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज मिश्रा को संस्कृति विभाग के सचिव का जिम्मा दिया गया है, जबकि कर्ण सिंह चौहान को झांसी का DM बनाया गया है। इससे पहले कर्ण सिंह राजस्व विभाग के विशेष सचिव थे। कई DM हटाकर शासन में तैनात किए गए हैं, लेकिन इनमें से 9 DM ऐसे भी हैं जिन्हें एक जिले से दूसरे जिले में भेजा गया है। IAS शुभ्रांत कुमार शुक्ला को मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव बनाया गया है। कौशल राज शर्मा को कानपुर से हटाकर लखनऊ का DM बनाया गया है और दीपक कुमार को SSP बनाया गया है। लखनऊ के मौजूदा DM GS प्रियदर्शी को मुजफ्फरनगर भेज दिया गया है। इससे पहले 3 बार IAS अफसरों की तबादला सूची जारी हो चुकी है, जिसमें 9 मंडलों के आयुक्त और 8 जिलों के DM बदले गए थे। बीते शुक्रवार को ही सरकार ने 12 PCS अधिकारियों का तबादला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम आदमी के लिए सस्ते हवाई सफर वाली उड़ान योजना आज से शुरू हो रही है।
शिमला एयरपोर्ट जुबड़हट्टी से देश के लिए उड़ान योजना की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्कीम के तहत शिमला से दिल्ली के बीच पहली फ्लाइट की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार ने पिछले साल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत उड़ान की शुरुआत की थी। इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद छोटे शहरों तक हवाई उड़ान सेवा शुरू करना और किराया कम रखना है। सरकार की कोशिश है कि छोटे शहर के लोग उड़ान स्कीम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला से ही बिलासपुर के हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री शिमला में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। उनका रोड शो का भी कार्यक्रम है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में संयुक्त उम्मीदवार उतारने के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों के बीच बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात की। इस दौरान मौजूदा राजनीतिक माहौल और समीकरणों को लेकर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की दौड़ में शरद पवार का नाम भी शामिल है। हालांकि उन्होंने अब तक सार्वजनिक रूप से इसका जिक्र नहीं किया है, जबकि बीजेपी के सहयोगी दल शिवसेना ने उनके नाम का समर्थन किया है। इससे पहले मंगलवार को जेडीयू नेता शरद यादव ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, जबकि सीताराम येचुरी, नीतीश कुमार, डी राजा जैसे शीर्ष नेता कांग्रेस अध्यक्ष से पहले ही मुलाकात कर चुके हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सूखे से निपटने और फूड सिक्योरिटी कमीशन के गठन के मामले में कई राज्यों के सचिवों को फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक की सरकारों की खिंचाई भी की। राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि स्टेट फूड कमीशन की नियुक्ति नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही की जानी चाहिए। देश के कई राज्यों में सूखे की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मुख्य सचिव को फटकार लगाई। राज्यों में फूड सिक्योरिटी कमीशन के गठन के मामले पर कोर्ट ने मध्य प्रदेश से पूछा कि जिस तरह राज्य में कमीशन के सदस्यों के लिए विज्ञापन निकाला गया है, क्या सरकार कैबिनेट मंत्री के पद के लिए भी इसी तरह विज्ञापन निकालेगी? महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि शायद राज्य सरकार को समाज के दबे कुचले अनुसूचित जाति और जनजाति की कोई चिंता नहीं है। बिहार के चीफ सेक्रेटरी को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या राज्य में कमीशन में शामिल करने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं है या कमेटी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव ही नहीं किया। कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी को आज कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड के जवाब पर संतुष्टि जताई, जबकि आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को जल्द ही आदेश का पालन करने को कहा है। राज्यों में सूखे के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पेश होने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने सूखा प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी भी मांगी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सूखा राहत फंड बनाने के निर्देश भी दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 2 देशों की यात्रा पर गए उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का आर्मेनिया दौरा पूरा हो गया है। अब वो पोलैंड की राजधानी वार्सो में है। यहाँ उपराष्ट्रपति की पोलैंड के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात होनी है और कई कार्यक्रमों में शामिल भी होना है। पोलैंड रवाना होने से पहले कल उपराष्ट्रपति ने आर्मेनिया में येरेवन विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित भी किया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी 5 दिवसीय विदेश यात्रा के दूसरे पड़ाव के तहत पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंच गए हैं। पोलैंड में उपराष्ट्रपति कई बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यहां उनका पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत शीर्ष नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम भी है। पोलैंड यात्रा के दौरान भारत और पोलैंड के बीच कृषि क्षेत्र में समझौता होना है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG में शामिल होने के भारत के प्रयासों पर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर सहमति भी बन सकती है। उपराष्ट्रपति वार्सा में एक बिजनेस सेमिनार का उद्घाटन करेंगे और वार्सा यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करेंगे। भारतीय राजदूत ने उपराष्ट्रपति के सम्मान में एक स्वागत समारोह का आयोजन भी किया है। इस दौरान उपराष्ट्रपति की भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की भी संभावना है। बीते कई दशकों से पोलैंड के साथ भारत के करीबी संबंध हैं। पोलैंड में भारतीय निवेश $3 अरब का है और भारत में पोलैंड का निवेश करीब $60 करोड़ का है।
पोलैंड रवाना होने से पहले उपराष्ट्रपति ने कल आर्मीनिया की राजधानी में येरेवन विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित भी किया। यहाँ उन्होंने बदलते तकनीकी विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जोर दिया। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बराबर रखने को लेकर भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई। इस मौके पर विश्वविद्यालय की ओर से उपराष्ट्रपति को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। वारसा से कृति मिश्रा के साथ अमृता राय, राज्यसभा टीवी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी महत्वाकांक्षी टैक्स योजना पेश की है। ट्रंप प्रशासन ने इसे अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स सुधार बताया है। योजना में कारोबार के साथ साथ आम आदमी को भी टैक्स में बड़ी राहत दी जाएगी। इसके तहत कॉर्पोरेट टैक्स को 35% से घटाकर 15% किया जाएगा। व्यक्तिगत टैक्स दरों में भारी कटौती की गई है। इसके तहत मौजूदा 7 टैक्स स्लैब को घटाकर 3 कर दिया जाएगा। डेथ टैक्स जैसे कई टैक्स को खत्म करने का भी प्रस्ताव है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीवन म्नुचिन ने कहा है कि टैक्स सुधार से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी और उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। साथ ही अमेरिकी कंपनियों के विदेश में जमा खरबों डॉलर रुपए वापस लाने में मदद मिलेगी। अमेरिका की नई नीति से भारतीय शेयर बाजार में उछाल आने की उम्मीद है। The president is determined to unleash economic growth for businesses. This is not just about large corporations. Small and medium-sized businesses will be eligible for the business rate as well. We believe we can get back to 3% or higher GDP that is sustainable in this country. चीन के वुहान में चल रहे एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट में सायना नेहवाल पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गई हैं। सायना को जापान की खिलाड़ी सायाका सातो ने 19-21, 21-16, 21-18 से हराया। वहीं पीवी सिंधु ने पहले दौर में जीत दर्ज करके प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने इंडोनेशिया के दिनार आयुस्टाइन को 21-8, 21-18 से हराया। अब सिंधु का प्री क्वार्टर फाइनल में मुकाबला जापान की आया ओहोरी से होगा। उधर पुरुष एकल में अजय जयराम भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। जयराम ने चीन के तियान हुई को पहले दौर में 21-18, 18-21, 21-19 से मात दी। प्री क्वार्टर फाइनल में जयराम की भिड़ंत चीनी ताइपे के खिलाड़ी हु जिनहाओ से होगी। बात खास शख्सियत की कहते हैं, कुछ कलाकारों के आगे उम्र भी कभी आगे आड़े नहीं आती। जोहरा सहगल ऐसी ही अभिनेत्री थी जिन्होंने लंबे समय तक फिल्मों और रंगमंच में अपनी बेमिसाल अदाकारी से सभी के दिलों पर राज किया। आइए इस महान अदाकारा की जयंती पर उन्हें याद करते हैं। जोहरा सहगल कहते हैं उनके चेहरे की झुर्रियों में भी बचपन झलकता था। शर्माए का है, घबराए का है, सुन मेरे राजा, ओ राजा आजा आजा आजा, शर्माए का है। उनकी हंसी, उनका चहक कर बात करना और किस्से कहानी सुनाने का अंदाज सब में एक जिंदा दिली थी। जोहरा सहगल का हिंदी फिल्मों में अहम योगदान रहा। आवारा का ड्रीम सीक्वेंस डांस उन्होंने ही कोरियोग्राफ किया था। मुझे पता है। आपको पता है? वैसे तो मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है लड़की बड़ी सोनी है, खानदानी है, मुझे पसंद है। पर बीजी हमने तो विक्रम को लिखा। अरे तो तूने जबान थोड़ी दी थी उसे। अरे बात तो समझ, इसे किसी से प्यार हो गया है। 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम में चुलबुली दादी की भूमिका में उन्हें काफी पसंद किया गया। ना कच्ची उम्र है, पड़े ना उसका साया, पास न जाना, छू न जाए, रोग लगेगा भारी। 1998 में उन्हें पद्मश्री सम्मान भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जोहरा सहगल पर राज्यसभा टीवी का खास कार्यक्रम विरासत आप YouTube पर भी देख सकते हैं। कहो हिंदुस्तान की जय, कसम है खून से सींचे हुए रंगी गुलिस्तान की, कसम है खून देखा की, कसम खूने शहीदा की। और अभिनेता निर्देशक फिरोज खान की आज पुण्यतिथि है। 25 सितंबर 1939 को बेंगलुरु में जन्मे फिरोज खान का फिल्मी सफर करीब 50 साल का रहा।
उन्होंने धर्मात्मा, जाबाज, कुर्बानी, दयावान और आरजू जैसे फिल्मों में शानदार अभिनय किया। आदमी और इंसान के लिए उन्हें श्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। बतौर कलाकार फिरोज खान ने 2007 में आखिरी फिल्म वेलकम की थी। अभिनय के साथ साथ उन्होंने निर्देशन में भी हाथ आजमाया। और अब आखिर में हेडलाइंस। कुपवाड़ा के आर्मी कैंप पर आतंकी हमला, जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर, 1 कैप्टन समेत 3 जवान शहीद, गोलीबारी जारी। पाकिस्तान का कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद देने से 16वीं बार इनकार, सजा रद्द करने की मां की अर्जी भी खारिज। समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने गुजरात तट के पास से पकड़े 23 भारतीय मछुआरे। योगी सरकार ने किया भारी प्रशासनिक फेरबदल, 84 IAS और 54 IPS अधिकारियों का तबादला, लखनऊ समेत 38 जिलों के बदले गए डीएम। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पेश की महत्वाकांक्षी कर सुधार योजना, कॉर्पोरेट टैक्स और व्यक्तिगत टैक्स में भारी कटौती, कई तरह के टैक्स खत्म करने का प्रस्ताव। और एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का मिला जुला प्रदर्शन, प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची PV सिंधु और अजय जयराम, सायना नेहवाल टूर्नामेंट से बाहर। आगे भी आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।